नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है एग्जाम ज्ञान बाय राशि सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग नेशनलाइजेशन और रिफॉर्म्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी स्पेशल सीरीज में हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की। आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने हैं 2021 में। 2022 में हमारे पढ़ाए हुए पांचों क्वेश्चन एग्जाम में मिल रहे थे। उम्मीद करते हैं 2023 में भी ऐसा ही हो हमारे साथ, कि हम जो पढ़ाएं, जो डिस्कस करें क्लास के अंदर, उन 5 लेक्चर्स के अंदर वो सब कुछ आपको एग्जाम में एज इट इज मिल जाए। कोशिश लगातार जारी है, आपको भी मेहनत लगातार करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हर एक क्वेश्चन को सीखने समझने की कोशिश करें और उसको अगले क्वेश्चन के साथ भी रिलेट करें, क्योंकि हो सकता है वहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो चलिए शुरुआत करूंगा मैं आपके साथ, और एक एक करके सारे सवालों के जवाब आपके पास तैयार करवा दूंगा मैं आपको। बस आपको लगातार एफर्ट्स करते रहना, उसको नहीं छोड़ना है। पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। वह दर जिस पर बैंक उस ग्राहक को ऋण देने के लिए सदैव तैयार रहता है जहां जोखिम शून्य हो, उसे क्या कहा जाता है? यानी कि ऐसे जो कस्टमर होते हैं जिन्हें क्रेडिट वर्थी कस्टमर, जिनको प्राइम कस्टमर, इंपॉर्टेंट कस्टमर कहा जाता है, ऐसे कस्टमर जिनमें रिस्क कम होता है, तो उनका ब्याज भी थोड़ा सा कम रहता है नॉर्मल से। तो ऐसे ब्याज को जो इंपॉर्टेंट ग्राहकों को, कम जोखिम वाले ग्राहकों को दिया जाए सर, उसी को हमने यहाँ पर प्राइम लेंडिंग रेट यानी पीएलआर कहते हैं। तो कई बार आपसे पूछेगा पीएलआर का मतलब क्या है, तो भी याद होना चाहिए इस रेट को पीएलआर, जो कि नॉर्मल रेट से थोड़ी सी कम होती है। सेकंड क्वेश्चन पर बात करें अगर आपसे, बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने में क्या शामिल होता है? सवाल को ध्यान से समझना होगा कि बैंक में प्राथमिकता क्षेत्र क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है सर बैंक में। देखो, बैंक वाले जो लोन देते हैं उसका 40% लोन ऐसे लोगों को देना होता है जिनको पीएसएल में माना जाता है। कितना? 40%। टोटल लोन का 40%। इसमें एग्रीकल्चर भी आता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज आते हैं, वीकर सेक्शन आता है, एजुकेशन के लिए, होम लोन के लिए, स्टार्टअप के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एससी एसटी माइनॉरिटी के लिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत ये सारे लोन जो 40% मैंडेटरी किया गया इनके लिए, इसे प्रायोरिटी यानी सर इसमें एग्रीकल्चर भी होगा, इसमें माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज भी होंगे, गरीब वर्ग भी होगा, ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट होंगी। ये सभी पीएसएल के तहत 40% लोन जो है उसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। रिवर्स रेपो दर क्या होता है? बिल्कुल याद रखेंगे सर, रेपो और रिवर्स रेपो दोनों बातें याद होनी चाहिए। देखो, रेपो दर क्या होता है? जिस पर आरबीआई यानी देश का सेंट्रल बैंक, जब आरबीआई बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है तो उसके ब्याज को रेपो रेट कहते हैं सर। लेकिन जब बैंक वाले आरबीआई को लोन देते हैं, बैंक वाले सेंट्रल बैंक को लोन देते हैं, तो उसके ब्याज को रिवर्स रेपो कहा जाता है। तो सवाल में क्या है कि याद रखें, वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से उधार देता है, यहां पर एक तो ये लिखा है, और यहां लिखा वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। ये सारी स्टेटमेंट दी गई है सर यहां पर। रेट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड फ्रॉम कमर्शियल बैंक ग्रांट्स लोन टू कमर्शियल बैंक, यानी यहां पर गिव लोन टू कस्टमर की बात नहीं होगी सर, बैंकों से उधार लेता है होना चाहिए था इसमें। यहां पर स्टेटमेंट को गलत है, यहां पर बैंक सेंट्रल बैंक्स गेट कह लीजिए, गेट लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो वो रेट जिस पर कमर्शियल बैंकों से लोन लेता है आरबीआई, उसी को सर हमने रिवर्स रेपो रेट कहना है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत स्थायी सुविधा दर या शुद्ध मांग और समय देता यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये शब्द जो है किससे रिलेट करता है? देखो, जब आरबीआई किसी बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है सर, उसके ब्याज को बैंक रेट कहते हैं। जब आरबीआई किसी बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, उसके ब्याज को रेपो रेट कहते हैं। और जब आरबीआई किसी बैंक को एक दिन का लोन देता है, एक दिन का, उसे एमएसएफ कहते हैं। ये भी पूछ सकता है एमएसएफ रेट क्या होता है, सिर्फ सुनना नहीं है भाई, समझनी है बातों को उनको। सर, एमएसएफ में आरबीआई किसी बैंक को एक दिन इमरजेंसी का लोन देता है, यानी ये टर्म जो हो गई सर, ये बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेट करती है, बैंकिंग परिचालन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। अक्टूबर 2021 में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया है? देखो, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए NABFID नाम का एक संगठन जो कि 2021 में बना है सर, कहां हो सकता है? मुंबई में, क्योंकि हो सकता है अगली बार आपसे पूछे कि NABFID जो है इसका मुख्यालय कहां पर है, याद रखना। तो सर इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है, और इसे
2021 में इसकी स्थापना की गई स्पेशली। जैसे नाबार्ड बनाया गया, आप जानते हो सर किसके लिए, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए। जैसे सिडबी बनाया गया स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, एक्जिम बनाया गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, एनएचबी बनाया गया हाउसिंग के लिए, एनबीएफआई बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और इसके अध्यक्ष बनाए गए केवी कामथ। इसके अध्यक्ष होंगे, याद रखेंगे, केवी कामथ होंगे सर। 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, आपको याद रखना है सर। 1969 के अंदर एक्चुअली जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 19 जुलाई 1969 को हुआ था। कितने बैंकों का हुआ था, तो ये याद रखिएगा 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण जो कराया गया उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी देश में, याद रखेंगे भाई, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और उस समय देश के वित्त मंत्री जो थे वो मोरारजी देसाई थे, वित्त मंत्री। और यहां पर देश में, याद रखिएगा, 14 प्राइवेट बैंक जो थे उनको सरकारी बनाया गया था। और उस समय की कंडीशन ये रखी गई थी कि इसके लिए वो बैंक सरकारी बनेंगे जिनके पास 50 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा की पूंजी होगी। तो 50 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा पूंजी वाले बैंकों को सरकारी बनाया था। और याद रखना सर, इसके लिए जो कानून आया था वो 1970 में आया था, याद होगा सर। ये सवाल पहले भी पीटी में पूछा जा चुका है कि 69 में बनने वाले जो राष्ट्रीयकरण हुए बैंक, उनका एक्ट जो बना, कानून जो बना, 1970 में बना। तो कौन था उस समय देश का प्रधानमंत्री, तो याद रखिए इंदिरा गांधी। जब पहली बार हुआ तो भी इंदिरा गांधी, जब दूसरी बार हुआ 1980 में, तो मेरे भाई याद रखिएगा सर, दूसरी बार कब हुआ, 15 अप्रैल 1980 को हुआ दूसरी बार में। और उस बार क्या किया गया सर, उस बार भी 6 बैंक जो थे उनका राष्ट्रीयकरण कराया गया। कौन था प्रधानमंत्री उस समय भी, तो उस समय भी देश का प्रधानमंत्री जो है वो इंदिरा गांधी ही थी। और ये शर्त थी उनको राष्ट्रीयकृत किया जाएगा दूसरी बार में जिनकी कैपिटल 200 करोड़ या इससे ज्यादा होगी। पहली बार 50 करोड़, दूसरी बार 200 करोड़। लेकिन इस बार जो कानून है वो 1980 में ही आया था। इसमें 81 मत कर देना कि 80 के बाद 81 होगा, नहीं, यहां 80 रहेगा, वहां 69 की जगह 70 होगा। तो इंदिरा गांधी ही दोनों बार भारत में प्रधानमंत्री थी। भारत में बैंकिंग सुधार के लिए सरकार द्वारा कौन सी समिति बनाई गई? एक्चुअली बैंकिंग में रिफॉर्म्स लाने के लिए, सुधार लाने के लिए, बैंकिंग में परिवर्तन लाने के लिए 1991 में पहली बार और 1998 में दूसरी बार, 2 बार बनी है, इसलिए दोनों पता हो। लेकिन दोनों बार जो कमेटी बनी उसके चेयरमैन का नाम है नरसिम्हन। तो नरसिम्हन कमेटी जो है बैंकों में सुधार लाने के लिए बनी थी सर। 91 वाली ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसने अपनी रिपोर्ट जमा करी थी 93 के अंदर, उसके आधार पर। तो नरसिम्हन कमेटी जो है, याद रखेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं सर, ये विजय केलकर कमेटी, बड़ा जिक्र आता है इसके लिए, ये मेरे दोस्त जीएसटी के लिए ये सवाल, क्योंकि जीएसटी आपके एग्जाम में होगा। जीएसटी के लिए जो आई थी वो विजय केलकर कमेटी थी। शिव रमन कमेटी की बात कर रहा हूं मैं, तो ये नाबार्ड बनाने के लिए आई थी, ये भी पता होना चाहिए। नाबार्ड बनाने के लिए शिव रमन कमेटी आई थी। और आर एन मल्होत्रा कमेटी इंश्योरेंस में, बीमा में सुधार करने के लिए, बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए आर एन मल्होत्रा कमेटी। जबकि नरसिम्हन कमेटी ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी बैंक बनाने और बैंक में रिफॉर्म करने, दोनों के लिए लाई गई थी सर। इसीलिए कई बार सवाल को घुमाता है, हर बार सीधा सवाल नहीं मिलता। चीजें पता होनी चाहिए आपके लिए कि कौन सी कमेटी का संबंध किससे होगा। तो यहां नरसिम्हन कमेटी इसका राइट आंसर है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पूछा जा सकता है आपसे। क्यों बैंकों को सरकारी बनाया गया, राष्ट्रीयकृत किया गया? ताकि जो प्राइवेट बैंक है वो कुछ स्पेसिफिक एरिया में, कुछ स्पेसिफिक लोगों तक सीमित थे। सिर्फ प्राइवेट अमीर लोगों तक पहुंच पाते थे, बड़े शहरों में होते थे, गांव में, रूरल एरियाज में गरीब लोगों को बैंकिंग सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। तो इसे कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सर बैंकों के राष्ट्रीयकरण जो है उसकी प्रक्रिया को अपनाया गया। और इसीलिए देखो, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि इसके आने के बाद हमारे देश में लगातार बैंकिंग से मोस्टली देश की आबादी कनेक्ट हो चुकी, खासतौर पे जनधन योजना आने के बाद तो और ज्यादा कनेक्ट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ड आता है सर लीगल टेंडर मनी, इसका क्या मतलब होता है? लीगल टेंडर मनी क्या होता है? देखो, हमारे पास जो मनी होती है सर, हमारे पास जो पैसा होता है, जो मनी हमारे पास होती है, आपके और मेरे पास जो मनी है सर, उसी को हमने लीगल टेंडर मनी कहा होता है। मनी का मतलब है कि जो हम कैश यूज करते हैं सर, जिसको अगर हम किसी को दें तो वो उसके कंपल्सन कर सके, यानी कि उसको स्वीकार कर सके और अपने
जो निपटारा कर सके, सेटलमेंट कर सके। भाई मैं किसी को अगर अपना पैसा देता हूं तो वो स्वीकार कर लेता है सर ऐसी मनी जो कि अगर हम क्लेम करें तो उसकी पेमेंट के लिए स्वीकार हो जाए। सर ये कैश यानी नोट और कॉइन्स हो सकते हैं। डेबिट कार्ड वो लेना चाहे तो ले, ना लेना चाहे तो मना कर दे। वो ऑनलाइन पेमेंट लेना चाहे तो ले, चाहे तो मना कर दे, चाहे तो चेक से ले या मना कर दे। कैश को मना नहीं कर सकता। कैश लेने से मना कर दिया तो उस पर सजा और जुर्माना हो सकता है, क्योंकि कैश लीगल टेंडर है। नोट और कॉइन्स इनको स्वीकार करना अनिवार्य है, मजबूर है, मना नहीं कर सकता इसे करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी श्रृंखला का जो 500 रुपए का नया नोट है उसका आधार रंग क्या है? देखो हमारे पास जितने भी नए नोट है उसके बारे में हमारे पास सवाल आता भी है, क्योंकि ये सारे नए नोट चाहे वो 10 का हो या 20 का हो या 50 का हो या 100 का हो या 200 का या 500 का हो या 2000 का हो। वैसे आप जानते हैं कि अभी 2000 का जो नोट है 30 सितंबर 2023 तक लास्ट डेट होगी, बट फर्क नहीं पड़ता सर। 10 का नोट का अगर पूछे तो 10 का नोट जो होगा वो चॉकलेट ब्राउन कलर का होगा। 20 का नोट जो होगा वो ग्रीनिश येलो कलर का होगा, याद रखना सर, ये ग्रीन येलो कलर का होगा। अगर 50 के नोट की मैं बात करूं तो ये फ्लोरिसेंट ब्लू। ये पूरा वर्ड मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा, ब्लू में ऑप्शन आ सकते हैं। फ्लोरिसेंट ब्लू होगा। 100 रुपए का जो नोट है वो लेवेंडर कलर का होगा, और जो 200 का नोट है वो ब्राइट येलो कलर का होगा। ऑरेंज नहीं होगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा, ब्राइट येलो कलर का होगा। 500 का जो नोट है वो स्टोन ग्रे कलर का होगा, स्टोन ग्रे कहेंगे। और 2000 का जो नोट है वो मेजेंटा कलर का होता है सर। ये याद रखना है, कलर्स याद करने हैं। तो यहां पर आपने पूछा 500 का, तो आप क्या कहोगे सर? 500 का नोट जो वो स्टोन ग्रे कलर का होगा, मेजेंटा 2000 का, फ्लोरेसेंट ब्लू जो होगा वो 50 का, और लेवेंडर जो होगा वो 100 रुपए का होगा। सारे नोट याद होने चाहिए अभी आपके पास नई सीरीज के अंदर। भारत की जो मौद्रिक नीति बनाई जाती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? देखो भारत में मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो कम करना है, बहुत कम है तो उसको ज्यादा करना है। इसके लिए मौद्रिक नीति समिति बनाई जाती है जो कि 6 मेंबर की होती है। इस मेंबर में 6 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष मिलाकर। अध्यक्ष सहित 6 सदस्य होते हैं, इसमें याद रखना। लेकिन वो अध्यक्ष कौन होगा ये पूछा है सर। ये 6 सदस्यों की समिति हर 2 महीने में एक बार, द्विमासिक आधार पर, हर 2-2 महीने में एक बार ये अपनी पॉलिसी को बनाते हैं सर, द्विमासिक आधार पर। और आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन भी होते हैं, आरबीआई गवर्नर। खुले बाजार के संचालन का क्या अर्थ है? देखो खुले बाजार के संचालन का क्या मतलब है भाई? तो खुले बाजार के संचालन का मतलब होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है जब आरबीआई सरकारी सिक्योरिटीज को, सरकारी गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स वगैरह को बाजार में बेचने का और खरीदने का काम करे। क्योंकि सरकार का एजेंट आरबीआई है तो कोई भी सिक्योरिटी वगैरह खरीदना ये आरबीआई का काम है और बेचने का काम आरबीआई का है। तो देखो यहां लिखा है सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज टू कमर्शियल बैंक बाय आरबीआई, और यहां लिखा है सरकार को बेचना, गवर्नमेंट आरबीआई टू गवर्नमेंट, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द कमर्शियल बैंक टू द कस्टमर, सेल एंड परचेज ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट रेगुलेटेड मंडी। तो यहाँ गवर्नमेंट रेगुलेटेड मंडी की बात नहीं हो रही है सर, तो यहां पर है सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द कमर्शियल बैंक बाय द आरबीआई। तो आरबीआई के द्वारा बेचा जाना है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बेचना है, सेल और परचेज करना है सर, सरकार को ही नहीं बेचना है। सरकार का तो है ही वो, फिर वापस सरकार को नहीं बेचना है। तो याद रखना ये बैंक, ग्राहक, कमर्शियल बैंक नहीं बेचेंगे ग्राहक को, ये आरबीआई बेचेगा, याद रखना। इसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। किस आधार पर मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है? मैंने आपको बताया 6 मेंबर की कमेटी, हर 2 महीने में एक बार जो कमेटी है मौद्रिक नीति बनाई जाती है सर, उसमें ब्याज दरों को परिवर्तित किया जाता है। जैसे सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, सारी बातें क्लियर होंगी सर। अभी अभी आपने बताया कि इसको बाई मंथली बेस पर बनाया जाता है, हर 2 महीने में एक बार, यानी साल में 6 बार बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सार्वजनिक बैंक नहीं है, कौन सा सरकारी बैंक नहीं है इसके अंदर? देखो हमारे पास टोटल जो सरकारी बैंक है वो इस समय 12 हैं। मैं आपको उन 12 के बारे में बताता हूं सर। उसमें एक एसबीआई है, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ना, एक हमारा बैंक ऑफ इंडिया है, एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, एक पंजाब नेशनल बैंक है, एक पंजाब एंड सिंध बैंक है,
ये पूरी लिस्ट में भी आपको अवेलेबल कराऊंगा इसमें। फिर उसके अलावा एक हमारा इंडियन बैंक है, एक हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक है, उसके अलावा एक यूको बैंक है, एक कैनरा बैंक है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा है, और एक आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। तो कुल मिलाकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र सरकारी है, फेडरल बैंक सरकारी नहीं है सर। फेडरल बैंक जो है वो प्राइवेट है, भारत का एक प्राइवेट बैंक है, केरला में इसका ऑफिस है। इसके अलावा बाकी 12 बैंक जो है वो सरकारी है देश में। तो कैनरा और यूको बैंक भी सरकारी है। सिडबी का मुख्यालय कहां पर है? सिडबी आप जानते हैं क्या है सर? सिडबी जो है 2 अप्रैल 1990 को बना है सर, 2 अप्रैल 1990 को बना है सिडबी। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी के जो वर्तमान चेयरमैन है उनका नाम एस रमन है इस समय। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है सर एस रमन के बाद कि सर सिडबी जो बना है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, लघु उद्योगों के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। ये किसके लिए काम करती है सर? स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए काम करती है। इसका जो मुख्यालय बना है वो लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में ही है, इसलिए यूपी पीईटी में आने की संभावना भी सबसे ज्यादा है। कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा क्या काम नहीं करता? देखो, मुद्रा का काम है विनिमय का माध्यम होना, वैल्यू को स्टोर करना, रिकॉर्ड बनाने में हेल्प करना, इसी को ट्रांसफर करने में इस्तेमाल करना। लेकिन मूल्य की स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो मुद्रा का काम नहीं होगा, क्योंकि प्राइस तो खुद अपने आप में मनी है। मूल्य स्थिरता करना नहीं होगा, मूल्य का माप करना, मूल्य का भंडार करना, खाते की इकाई का काम करना, विनिमय का माध्यम ट्रांसफर होना, फ्यूचर के लेन देन करना, ये सारे काम मनी के होंगे। प्राइस स्टेबिलिटी नहीं होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या हुआ करती थी आप जानते हैं सर? जब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन किया जाता था, एक ही वस्तु के बदले आप दूसरी वस्तु का लेन देन करते थे, माल के बदले माल, गुड्स के बदले गुड्स का लेन देन करते थे, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। 2022 में आरबीआई ने एसडीएफ नामक एक नया साधन, नया फैक्टर शुरू करा है। एसडीएफ का क्या मतलब है? देखो, एसडीएफ में भी बैंक्स जो हैं वो आरबीआई को लोन प्रोवाइड करते हैं बिना गारंटी के, याद रखना, तब वो एसडीएफ कहलाता है सर। इसका मतलब बैंक वाले आरबीआई को रिवर्स रेपो रेट पर भी और बैंक वाले आरबीआई को एसडीएफ रेट पर भी लोन दे सकते हैं। एसडीएफ का मतलब है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो एसडीएफ जो टर्म है, याद रखना, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की शुरुआत हुई है। ओवरनाइट के आधार पर अगर एक बैंक किसी दूसरे बैंक को लोन देता है उसे क्या कहा जाएगा? जब एक बैंक किसी दूसरे बैंक को लोन देता है एक दिन के लिए, एक दिन के लिए, तो याद रखना उसे कॉल मनी कहते हैं, ओवरनाइट। यानी जब वो 2 दिन से लेकर 14 दिन के लिए देता है तो उसे टोकन मनी कहा जाता है। 2 दिन से लेकर 14 दिन के लिए वो टोकन मनी हो जाता है। और जब एक बैंक किसी दूसरे बैंक को 14 दिन से ज्यादा के लिए देता है तो उसी को टर्म मनी कहा जाता है। 14 दिन से ज्यादा के लिए हो तो टर्म। अब सवाल में क्योंकि ओवरनाइट पूछा है सर, एक दिन वाला, ये कॉल मनी। देखो, मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप एक ही सवाल नहीं कर सकते सर, हर बार ओवरनाइट का ही पूछा, ऐसा नहीं है। अगली बार पूछेगा मोर देन ओवरनाइट, अगर कहे तो 2 दिन लेकर 14 दिन तक अगर एक बैंक की दूसरे बैंक को कह दे क्वेश्चन में, तो वेराइटी पता होनी चाहिए आपको कि 50 करा दी सर, एज इट इज 50 आएंगे नहीं, इन 50 में बनने वाले सवाल भी इसी में काउंट होंगे, तो इसे कॉल मनी कहा जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में जो स्पॉन्सर बैंक होते हैं उनकी हिस्सेदारी कितनी है? देखो, जो हमारे पास ग्रामीण बैंक होते हैं देश में 43 हैं और यूपी में 3 है, उत्तर प्रदेश में 3 है, देश में 43 है। इसमें रूल ये रहता है कि 50% पैसा जो है वो केंद्र सरकार लगाती है। 50% पैसा जो है वो केंद्र सरकार लगाती है, 15% जो पैसा है वो राज्य सरकार लगाती है, और जो 35% पैसा है वो उस बैंक का प्रायोजक बैंक जो होगा वो लगाएगा। जो प्रायोजक बैंक होगा वो लगाएगा, स्पॉन्सर बैंक कहते हैं सर। इसका मतलब अगर हमसे पूछे केंद्र के बारे में तो भी पता है, राज्य के बारे में तो भी पता, और स्पॉन्सर के बारे में भी पता है, 35%। भारत में एग्जिम बैंक का संबंध किससे? मैंने आपको बताया, एग्जिम का नाम पढ़ते ही क्लियर हो रहा है सर, ये भारत के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए काम करने वाला बैंक है, ये एग्जिम बैंक कहलाता है। जैसे आपने नाबार्ड पढ़ा है वैसे एग्जिम को याद रखना। 1 जनवरी 1982 को बना है, 1982 में, और ये कहां पर होगा सर? ये मुंबई में होगा, याद रखेंगे। लेकिन ये काम करता है भारत के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है, कमर्शियल, यानी वो बैंक जो पब्लिक के साथ लेन देन नहीं करता, पब्लिक से डील नहीं करता। एसबीआई पब्लिक से करता है, एचडीएफसी पब्लिक से करता है, आईसीआईसीआई पब्लिक से करता है। सिडबी जो है वो बैंक कमर्शियल नहीं है, सिडबी एक इंस्टीट्यूट है जो स्मॉल इंडस्ट्री के लिए काम करता है, लखनऊ में इसका मुख्यालय है। और ये सवाल आपके पीटी में आया हुआ है। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? मैंने आपको बताया, पहली बार जब हुआ तो 14 और दूसरी बार जब हुआ तो 6। तो ये सवाल ऐसे ही निकल गया आसानी से, इसीलिए मैंने कहा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के वित्त पोषण के लिए कौन सी संस्था है? देखो फिर सवाल आया, और ये सवाल पीटी में आ चुका है, 2021 या 22 के पेपर में ही है सर। वो नाबार्ड है जो कि 12 जुलाई 1982 को बना है, याद रखना। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये भी याद रखना। इसके चेयरमैन का नाम केवी शाहजी है इस समय। तो केवी शाहजी नाम के व्यक्ति इसके अध्यक्ष है नाबार्ड के। और नाबार्ड के लिए कानून भी लाया गया जो कि एग्रीकल्चर और रूरल के लिए काम करता है। वैसे भी एग्जिम, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री के लिए करता है। भारत में किस अधिनियम के तहत बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? ये सवाल देखो आया हुआ है आपका, और ये आपको याद है सर, पहली बार की बात हो रही है, 80 वाली तो बात हो ही नहीं रही इसमें। तो 1970 में, क्योंकि 69 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो उस हिसाब से बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 के तहत बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जब पहली बार हुआ। तो 20 रुपए के नोट के पीछे क्या फोटो बनी हुई? अब देखो आपको सारा पता होना चाहिए। हर नोट के पीछे, 10 के नोट के पीछे क्या बना हुआ है सर? 10 के नोट के पीछे सूर्य मंदिर बना हुआ है। 20 के नोट के पीछे क्या बना हुआ है? अजंता, जो एलोरा की गुफाएं हैं, एलोरा कैव्स हैं सर, एलोरा की गुफाएं बनी है। 50 के नोट के पीछे क्या बना है? जो हम्पी के मंदिर है, याद रखना, कर्नाटक के। 100 के नोट के पीछे क्या बना है? रानी की वाव, जो गुजरात में है, रानी की वाव, ये बना है 100 रुपए के नोट पर। 200 के नोट के पीछे क्या बना है मेरे बताओ सर? 200 के नोट पर सांची के स्तूप जो है, सांची स्तूप बने हैं। 500 के नोट पर क्या बना है? तो दिल्ली का लाल किला बना है। और अगर 2000 की बात करूं, जो आपका 30 तारीख को सितंबर में बंद हो रहा है सर, इसके ऊपर बात करें तो इस पे मंगलयान बना था। सॉरी। तो अब क्योंकि सवाल में 20 रुपए का पूछा है, तो सर यहां पर जो एलोरा गुफाएं, एलोरा केव्स हैं, एक्चुअली उनको बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सरकारी बैंकों के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाएगा? जितने सरकारी बैंक है और सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां, सरकारी बैंक और सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों को भाई हमारे देश की सरकार द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, लेकिन उसको बताने वाली संस्था का नाम है बैंक बोर्ड ब्यूरो। ये जो ब्यूरो बना है ये बताता है कौन किसका चेयरमैन होगा, लेकिन याद रखना सर, बीबीबी का नाम 2022 में एफएसआईबी कर दिया गया। 2022 में इसी का नाम एफएसआईबी कर दिया गया, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो के नाम से। इसीलिए अगर मान लो एग्जाम में आपको एफएसआईबी दे दिया जाए तो परेशान मत होना सर, बीबीबी का ही नाम बदलकर एफएसआईबी किया गया, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो कर दिया गया। तो बीबीबी वो संस्था है जो इसको सेलेक्ट करती है। रेपो रेट क्या है? देखो मैंने आपको क्लास में रिवर्स रेपो जब बताया तो रेपो भी बताया, और मैंने आपसे क्या कहा कि जब आरबीआई किसी बैंक को लोन देता है तो उसको रेपो रेट कहते हैं, और जब बैंक आरबीआई को देता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो क्या हुआ इसका मतलब? वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है, वह दर जिस पर आरबीआई रेट एट वी आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम, नहीं, रेट एट कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से लेते हैं सर, जिस पर बैंक आरबीआई से लेते हैं, याद रखना, उसी को कहा जाता है रेपो रेट। 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में किन बैंकों का विलय किया गया था? एक्चुअली जितने बैंकों का मर्जर किया गया, जैसे आप जानते हो सर, इलाहाबाद बैंक था वो मर्ज कर दिया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, इंडियन बैंक के साथ, माफ कीजिएगा। जो हमारे पास सिंडिकेट बैंक था वो कैनरा के साथ मिला दिया। जो हमारे पास यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओबीसी बैंक थे वो पंजाब नेशनल में मिला दिए गए। जो आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक थे सर हमारे, उनको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मिला दिया गया। तो इस तरीके से बैंकों का मर्जर हुआ। फिलहाल सवाल में पूछा है कि पंजाब नेशनल बैंक में कौन से मिलाएगा, मैंने बताया यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी ओबीसी, इन दोनों को पंजाब नेशनल बैंक में 2020 में, लेकिन बाकी सारे बैंकों के मर्जर की लिस्ट भी इसके अंदर में पीडीएफ में अवेलेबल दूंगा करूंगा आपको, उसे याद रखना भाई। भारत में पहला ग्रामीण बैंक कौन सा बना था? और वो यूपी में बना था, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, क्योंकि यूपी में बना था पहला ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975 को उसका नाम था
प्रथमा ग्रामीण बैंक, जो कि यूपी के मुरादाबाद में बना था, ये भी याद रखिएगा, मुरादाबाद यूपी में बना था। और उसका स्पॉन्सर जो था वो सिंडिकेट बैंक करता था। सिंडिकेट बैंक उसका प्रायोजक था, 35% लगाने वाला, लेकिन अब सिंडिकेट बैंक नहीं है, उसकी जगह पंजाब नेशनल है। तो पूछे अब कौन करता है पंजाब नेशनल, पहले कौन करता था सिंडिकेट बैंक? ये बना कब था? तो 1975 में, लेकिन इसको बनाने का जो एक्ट आया था वो 1976 में। ग्रामीण बैंकों को बनाने वाला कानून भी 1 साल बाद आया था, 1976 में, ये भी याद रखिएगा। तो प्रथमा ग्रामीण बैंक यूपी के मुरादाबाद में पहला बना था भाई। बैंक्स की विफलता की स्थिति में कौन से संरक्षित बैंक को जो भारत में दे हैं, यानी अगर बैंक विफल हो जाए, डूब जाए, तो उसकी स्थिति में हमें हमारा पैसा देने की गारंटी किसकी है सर? उस संस्था को बोलते हैं DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो हमारे पास 15 जुलाई 1978 को बना है सर। ये हमारे पास मुंबई में है, याद रखना। और ये हमारे एक अकाउंट के बदले मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक दे सकता है, यानी अकाउंट में अगर 5 लाख से कम है तो कम ही मिलेंगे, लेकिन अगर अकाउंट में 5 लाख से ज्यादा है तो 5 ही लाख मिल पाएंगे, बाकी डूब जाएगा। ये DICGC जो हमारे पैसे का इंश्योरेंस करती है। भारत में सिक्के कौन जारी करता है? देखो, भारत में सारे सिक्के, और अभी आप जानते हैं कि सिक्का 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का सिक्का बना सकते हैं सर। 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का सिक्का, और ये सारे सिक्के, चाहे 1 का हो या 1000 का, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है, याद रखना, RBI नहीं बनाता। एक भी सिक्का RBI नहीं बनाता, और 1 रुपए का नोट भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ही बनाती है। बाकी के नोट को RBI बनाता है सर। और जब फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है 1 रुपए के नोट को, तो उस पर साइन भी फाइनेंस सेक्रेटरी करता है 1 रुपए के नोट पर। बाकी के नोटों पर जो साइन होते हैं वो RBI गवर्नर करते हैं। ये सवाल UPPT में पूछ चुका है भाई। अगला क्वेश्चन है, बैंक का इंश्योरेंस क्या होता है? देखो, जब बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां मिल जाती हैं, जब बैंक से ही इंश्योरेंस की पॉलिसी बेची जाती है, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, बैंक से इंश्योरेंस का काम भी होता है सर, उसी को बैंक का इंश्योरेंस कहते हैं। यानी बैंक द्वारा बीमा प्रोडक्ट बेचना, बीमा पॉलिसी वगैरह बेचना, ये बैंक का इंश्योरेंस है। नरसिम्हन कमेटी ने जो सुधार किए थे उसमें वैधानिक तरलता अनुपात की सिफारिश कितनी की थी? देखो, जो हमारे पास वैधानिक तरलता अनुपात, इसे SLR कहते हैं सर शॉर्ट में। देखो, एक हमारे पास CRR होता है। CRR का मतलब है कि कुछ परसेंट पैसा जो RBI को के पास बैंक अपना जमा करते हैं कैश में, तो CRR जो होता है सर, ये कैश में RBI के पास रखता है हर बैंक अपने कुछ पैसे को, कैश में RBI के पास। और जो SLR होता है, याद रखना, ये कैश, गोल्ड और सिक्योरिटी में, कैश में, गोल्ड में और गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में, ये अपने पास रखता है बैंक। और ये अपने पास जो रखता है सर, उस समय ये बहुत ज्यादा परसेंटेज होती थी। 91 से पहले CRR की परसेंट 15 हुआ करती थी और SLR की 38.5। उन्होंने कहा था कि इसको 25 से ज्यादा नहीं करना चाहिए। उस समय ये सिचुएशन बनाई गई कि SLR को 25 से ज्यादा मत करिए। फिलहाल के लिए SLR 18% चल रहा है अभी के लिए, लेकिन तब सिफारिश थी कि 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कानूनी तौर पर ये 40 से ज्यादा नहीं हो सकता। किस बैंक का प्रथम चरण के दौरान राष्ट्रीयकरण किया? प्रथम चरण यानी 1969 के अंदर जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो उनमें से किसका नहीं किया गया था? याद रखना सर, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको, सिंडिकेट, ये सबका हुआ था। आंध्रा बैंक का 1980 वाले में हुआ था। आंध्रा बैंक का 1980 वाले में हुआ था, लेकिन अब आंध्रा बैंक नहीं है सर। क्यों? क्योंकि अब आंध्रा बैंक जो है, और इसके अलावा जो हमारा कॉर्पोरेशन बैंक, ये दोनों हुए थे 80 वाले में, और उन दोनों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिला दिया गया। भारतीय मुद्रा की दशमलव पद्धति की शुरुआत कब हुई? भारतीय मुद्रा की दशमलव पद्धति का मतलब है रुपया जो होता है हमारे यहाँ, उसके अंदर जो पैसा होता है वो कब लाया गया? दशमलव पद्धति की मतलब है आना की जगह पैसा। आना की जगह पैसा कब लाया गया? क्योंकि देखो, हमारे देश में जो आना चला करता था, 1 रुपए जो होता था वो 16 आने के बराबर होता था, लेकिन अब जो होता है वो 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं। तो आना जो होते थे पहले 16 थे, वो 100 पैसे बन गए। जो ये शुरुआत 57 से हुई है। किन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 69 में?
अब 69 में जो राष्ट्रीयकरण हुए थे सर, 14 बैंक के हुए थे, उनमें से किसका हुआ था वो बताना आपकी बार। तो आपने कहा सर आंध्रा का, तो आपने बताया कि 80 वाले में हुआ था। पंजाब एंड सिंध वाले का भी 80 वाले में हुआ था। विजया बैंक जो अब नहीं है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया गया 2019 में। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का 69 वाले में हुआ था। ऐसे भी सवाल बनाया जा सकता है। वाणिज्यिक बैंकों का काम क्या होता है, फंक्शन क्या है, देखो पैसे को जमा करना है, लोन देना है, और इससे क्रेडिट क्रिएशन करना, यानी जो पैसा लोन के रूप में दिया जाएगा, जमा होगा, वो पैसे को मार्केट में यूज होगा, मार्केट में खरीदारी होगी उससे, ये सारे काम करना जो होगा ये प्राइमरी फंक्शन है, क्योंकि मुख्य तौर पे जमा करना और लोन देना, और साथ में इस जमा और लोन के साथ क्रेडिट क्रिएशन करना। बैंकों में सुधार करने के लिए नरसिम्हन कमेटी ने क्या सुझाव नहीं दिया था। देखो नरसिम्हन कमेटी ने ये कहा था कि हमारे पास जो हो, बेसिक तौर पर उन्होंने कई सारी बातें कही थी। सरकारी बैंकों की संख्या को कम करना है, प्राइवेट बैंकों की संख्या को ज्यादा करना है, यहाँ पर एसएलआर और सीआरआर में कमी करनी है, जो ब्रांच खोलने की नीति है उसको बंद कर देना है, 8% कैपिटल एडिक्वेसी को अचीव करने को कहा था, और ब्याज दर का डीरेगुलेशन करना है, यानी ब्याज दर को पहले आरबीआई तय करता था, अब आरबीआई की जगह बैंक वाले खुद तय करेंगे, ये करना है। तो यहां पर आप कहोगे सर ब्याज दर का रेगुलेशन करना नहीं कहा था, डीरेगुलेशन करना कहा था। डीरेगुलेशन का मतलब होता है कि इसको अब आरबीआई से कंट्रोल से हटाकर बैंकों को छोड़ देना कि वो जितना चाहे अपने ग्राहक को लोन दे सकते हैं। तो नरसिम्हन कमेटी ने इसको रेगुलेशन नहीं कहा था। भारत में कौन सा बीमा व्यवसाय से संबंधित है, कौन सा इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेट करता है, तो आप जानते हो आरबीआई बैंकिंग से रिलेट करता है, सेबी शेयर बाजार से रिलेट करता है, एलआईसी खुद इंश्योरेंस की कंपनी है, इरडा जो 99 में बना है, इरडा का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में बना है सर, ये इंश्योरेंस कंपनियों का हेड है, और इसके अध्यक्ष का नाम भी याद रखना देबाशीष पांडा है। देबाशीष पांडा इसके अध्यक्ष हैं। वर्तमान में बीमा व्यवसाय यही संभालता है। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। देखो यहां पर याद रखना आरबीआई के पहले गवर्नर और पहले भारतीय गवर्नर अलग अलग है। पहले गवर्नर का नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। जो पहले गवर्नर थे वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। जो पहले इंडियन गवर्नर बने, इंडियन गवर्नर, वो बने सीडी देशमुख। ये दो बातें याद रखिए। जो वर्तमान में गवर्नर है 25वें, वो शक्तिकांता दास, याद रखना। सबसे लंबे समय तक जो रहे वो बेनेगल रामाराव रहे, सबसे लंबे समय तक रहे बेनेगल रामाराव, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर का नाम सीडी देशमुख होगा। राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में कितनी पूंजी की आवश्यकता थी, मैंने आपको बताया। पहले चरण में 50 करोड़ और दूसरे चरण में सर आपने बताया 200 करोड़ थी, जब 6 बैंक हुए थे। किसे अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है। भारत का लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, यानी जब बैंक संकट में हो उसको उधार देने वाला कौन होगा। सर लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट आरबीआई को कहते हैं। आरबीआई जो 1935 में 1 अप्रैल को बना है, और इसको बनाने के लिए जो कानून है वो 1934 में आया था। मुंबई में इसका मुख्यालय है, और जब इसको बनाया गया तो इसकी कैपिटल 5 करोड़ रुपए थी। 5 करोड़ पूंजी से बनाया गया था, और कलकत्ता में बनाया गया था पहले, बाद में मुंबई में शिफ्ट किया गया। तो आरबीआई को ही अंतिम ऋणदाता कहते हैं, जिसके गवर्नर शक्तिकांता दास है। आरबीआई ने किस गवर्नर ने भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री का भी कार्य करा है। गवर्नर भी रहे, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रहे, तो आप जानते हैं सर डॉक्टर मनमोहन सिंह वो पर्सनैलिटी हैं जो गवर्नर रहे, वित्त मंत्री रहे और प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह आरबीआई के 15वें गवर्नर थे। मनमोहन सिंह आरबीआई के 15वें गवर्नर थे। 1982 से लेकर 1985 तक, 82 से लेकर 85 तक आरबीआई के गवर्नर रहे मनमोहन सिंह। 91 में वित्त मंत्री, और 2004 से 14 के 10 साल में प्रधानमंत्री। विदेशी भंडार, विदेशी रिजर्व का प्रबंधक कौन है। भारत में विदेशी भंडार का मैनेजमेंट कौन संभालता है। तो भारत का पूरा जो विदेशी भंडार होगा, जो इस समय लगभग $600 बिलियन के करीब में है, सर ये पूरा विदेशी भंडार को हमारे देश में आरबीआई के द्वारा संभाला जाता है। तो भारत का विदेशी भंडार आरबीआई संभालता है। भारत में रुपए का जो चिन्ह आता है, जो रुपए का साइन बनाते हैं हम लोग, ये 2010 में आया था सर ये साइन, और इसे 2010 में एक डी उदय कुमार नाम के व्यक्ति थे सर, उन्होंने बताया था। ऐसे सवाल आपसे पूछ सकता है, तो डी उदय कुमार ने बनाया था भारत में रुपए का सिंबल। भारतीय स्टेट बैंक को एसबीआई के किस अधिनियम द्वारा बनाया गया।
तो एसबीआई के बारे में आप जानते हो, एसबीआई 1 जुलाई 1955 को बना है सर। इसके लिए एसबीआई एक्ट आया था, मुंबई में इसका मुख्यालय है। और याद रखिए भाई, इसके दिनेश कुमार खरा जो है इसके अध्यक्ष हैं। इसको बनाने वाली जो कमेटी है वो एडी गोरेवाला कमेटी थी, उसने कहा था इसको बनाने के लिए। एडी गोरेवाला कमेटी थी ये, और इसको बनाया गया था। इससे पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया होता था। पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जो बाद में बदलकर एसबीआई किया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 से लेकर 1955 तक रहा है। उसके बाद इसका नाम बदलकर एसबीआई कर दिया गया। भारत में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? देखो, आरबीआई बना 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन तब वो सरकारी नहीं था। आरबीआई का सरकारी कब बना है? तो आरबीआई 1 जनवरी 1949 को सरकारी बना। आरबीआई का सरकारी होना अलग है, बाकी बैंकों का सरकारी होना अलग है। पूंजी बाजार किसके द्वारा नियंत्रित है? कैपिटल मार्केट या शेयर बाजार कहते हैं सर। कैपिटल या शेयर मार्केट का जो नियंत्रण है हम जानते हैं, ये सेबी करेगा शेयर बाजार के लिए। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो 12 अप्रैल 1988 को बना है, जिसका एक्ट 1992 में लाया गया था, कानून 1992 में आया है, लेकिन मुंबई में मुख्यालय है। और पहली बार एक महिला यानी माधाभीपुरी बच, पहली बार एक महिला माधाभीपुरी बच जो है वो इसके अध्यक्ष बनी। तो पूंजी बाजार का जो होगा वो सेबी करता है, शेयर बाजार का। और शक्तिकांता दास आरबीआई के कौन से गवर्नर है वर्तमान में? तो ये 2018 में बने थे सर। शक्तिकांता दास 2018 से लेकर बने, पहले 3 साल के लिए बने, फिर 3 साल के लिए। तो 2018 से अभी चल रहा है आगे, ऑनवर्ड्स की प्रक्रिया में अभी हम कह सकते हैं। लेकिन ये 25वें आरबीआई के गवर्नर थे। तो ये वो 50 सवाल है जिनसे आपको रिलेट करना है अपने बैंकिंग नेशनलाइजेशन और बैंकिंग रिफॉर्म वाले चैप्टर को। और इकोनॉमिक्स में एक सवाल यहां से बन जाएगा आपके पास। और ये भी याद रखिएगा सर, सीआरआर अगर कम हो या ज्यादा हो, रेपो रेट अगर कम हो या ज्यादा हो, इसमें ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूं भाई यहां पर कि सर अगर मान लीजिए आप ये कहते हो कि सीआरआर जो होगा ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा? अगर सीआरआर बढ़ जाएगा तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा। अगर सीआरआर कम होगा तो मनी की सप्लाई यानी बाजार में मनी का फ्लो या लिक्विडिटी जो कहते हैं सर, ये कम हो जाएगी और इससे महंगाई भी कम हो जाएगी। तो महंगाई को कम करना हो तो सीआरआर को बढ़ाना होता है। महंगाई को कम करना हो तो पूछेगा एसएलआर क्या करो? तो महंगाई कम करना हो तो एसएलआर को भी बढ़ाना पड़ता है। महंगाई कम करने के लिए रेपो रेट क्या होता है ये पूछेगा आपसे। तो महंगाई कम करने के लिए, ये सवाल आया भी है सीआरआर वाला, मेरी फाइल में आने से शायद रह गया, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं सर। रेपो रेट बढ़ेगा तो भी महंगाई कम होगी, याद रखना। अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो भी महंगाई कम होगी, अगर एमएसएफ रेट बढ़ेगा तो भी महंगाई कम होगी, याद रखें भाई। और इसी प्रकार से सवाल पूछेगा कि भाई अगर हम किसी भी रेट को बढ़ाते या घटाते हैं उससे हमारी महंगाई पर क्या असर होने वाला है, उसको याद रखना। तो आप कहोगे सर अगर सीआरआर बढ़ाया जाता है, जो पूछा गया एग्जाम में, तो मार्केट में मनी का फ्लो, लिक्विडिटी, क्रेडिट क्रिएशन, महंगाई, ये सब कम होगा। और अगर इसे कम किया जाता है तो इसका मतलब ये है मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और मनी सप्लाई बढ़ गई इसे कम करने से, और मनी सप्लाई बढ़ गई तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये दोनों तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। महंगाई को कंट्रोल करने वाले मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ये टूल्स आते हैं। इसी के अंदर आपने कहा सर एक रिवर्स रेपो भी आता है, और इसी के अंदर आपका एमएसएफ रेट भी, एसडीएफ रेट भी आता है, और इसी के अंदर याद रखना सर हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन भी आता है। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो सर ये हमारे पास जनरली ये 8 पॉइंट ऐसे हैं जो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं। इन पर सवाल लगातार पूछा जा रहा है, इनको जरूर कर लीजिएगा। और अभी सीआरआर कितना है? 4.5 है। एसएलआर कितना? 18 है। रेपो रेट कितना है अभी? देखो तो रेपो रेट अभी 6.5 है, बैंक रेट अभी 6.25 है, एमएसएफ रेट भी 6.25 है, रिवर्स रेपो 3.35% है, एसडीएफ रेट अभी 6.25 यानी 6.25, और एसएलआर जो है अभी 18 है, और सीआरआर जो है अभी वो 4.5 है। तो ये है आज की क्लास के सारे बेहतरीन सवाल। होपफुली यहां से आप करके जाओगे तो सवाल मिल जाएगा आपको। आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।